का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है। होप से सब लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दो और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलो, जिससे कि आपके सभी साथी आनंद ले पाए। तो अभी करें और आगे बढ़ें। ओके सर, 6 PM पर तो कोई क्लास नहीं है, परसेंटेज के है मैं शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। ओके, इट्स नॉट स्पेशल, दैट इज प्लस। ओके, तो यहां पर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर विदाउट डिले, ये सवाल मैंने कल कराया था, उसी के लिए आगे चलूंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे चले गए थे। यहीं से शुरू करूंगा क्वेश्चन नंबर 15 से। किसी 2 अंकों वाली संख्याओं में से 15 घटा दिया जाता है तो संख्या 2/3 हो जाती है, तो उसके अंकों का योग क्या होगा? 9, 4, 11, 13. 15 is subtracted from the 2-digit number, then the number becomes 2/3. Then what will be the sum of its digit? बहुत सिंपल सवाल है, आसानी से चाहूंगा आपका जवाब मिले मुझे, और बिना किसी देरी के, बिना किसी रोक टाक के आपका सवाल मुझे आप लोगों से चाहिए तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और यहां पर सब लोगों ने अपना आंसर देने का पूरा कोशिश किया है, भरपूर प्रयास किया है, और आपने कहा है कि सर इसका आंसर तो ए होना चाहिए, ऐसा मुझे आयुष ने कहा है। बहुत बढ़िया, ऐसा मुझे आयुष बोल रहे हैं बार बार। चलो देख लेते हैं, समझते हैं। इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं, या तो आप इसको मैं ओरली करूं, नहीं तो आपको पहले मैं एक्स से बताता हूं, क्योंकि अभी आप नए हैं, समझने में कोशिश आपको आसानी रहेगी। किसी 2 अंकीय संख्याओं में से 15 घटा दिया गया, तो भाई सपोज एक संख्या एक्स थी, उसमें से आपने 15 घटा दिया तो वो संख्या 2/3 हो जाती है। तो वो संख्या क्या होगी? 2/3 हो गई। यानी वो संख्या में से 15 घटाया तो जो x में से 15 घटाने पर x 2/3 हो गया, 2/3 हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो क्या करें? इस 3 को इधर भेज दिया, 3x - 45 = 2x। 2x को इधर ले आए, 3x - 2x = 45, और x = क्या हुआ? 45। तो वो नंबर 45 है। क्वेश्चन में क्या पूछा था? इन दोनों का टोटल। तो 4 + 5 = 9। तो 9 इज द राइट आंसर। इजी सवाल था, इजीली मैनेज हो गया। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, एनी कष्ट? हाँ, ये क्वेश्चन मैंने कल लिया था, मैंने बोला था ना अभी, मैंने खुद बोला है कि पीछे वाले सवालों को कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि कंप्लीट 30 क्वेश्चन कराने, तो पीछे वाले क्वेश्चन से आप कनेक्टेड रहें। दैट्स व्हाई अभी एक क्वेश्चन और रिपीट आएगा, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि वो क्वेश्चन सच में ही बहुत अच्छा है और मैं चाहूंगा उसका जवाब मुझे मिले। इस सवाल का तो मुझे जरूर चाहिए आपसे आंसर। एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है, इसके द्वारा 20 मिनट में तय किया गया क्षेत्रफल होगा। सिंपल सवाल है, 462 सेंटीमीटर, 420, 466, 450। और मैं चाहूंगा आप सभी लोगों का आंसर आसानी से मिले। 462, यानी आपने तो उत्तर रट लिए भाई, ये तो उन्होंने आंसर रट डाले भाई, बहुत सारे साथियों ने हैं। हाँ, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता रोहित कहां चले, अभी तो बहुत सारे बच्चे थे, अचानक कहां एकदम फाल्ट आ गया कहीं। चलो कोई बात नहीं है, सब लोग तो शो नहीं कर रहा है, सब लोग तो यहां पर हैं लेकिन ये शो नहीं कर रहा है। आप बहुत सारे तो कमेंट ही कर रहे हैं, बच्चे 5 दिखा रहा है मुझे, और आप कमेंट कर रहे हैं मुझे ज्यादा, 7-8 तो कमेंट ही कर रहे हैं आप, तो ये हो सकता है कोई प्रॉब्लम यूट्यूब का। ओके, तो एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है, इसके द्वारा 40 मिनट में तय किया गया क्षेत्रफल कितना होगा? तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। लेट्स सी। अब देखो, मैं आपको थोड़ा सा घड़ी के बारे में कल भी बताया था, इसलिए बता दूं क्योंकि घड़ी आपके लिए जानना जरूरी, तभी आप सवाल को करेंगे। तो हम देखो बेसिक सवाल समझते हैं। ये मेरे सामने घड़ी है, घड़ी में ऐसे होते हैं ना, ये सपोज ऐसे, यहां पर 12 होता है, यहां पर 3, यहां पर 6 और यहां पर 9। यहां पर होता है 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। अब घड़ी की सुई क्या है? 21 सेंटीमीटर लंबी। चलो मैं इसको स्टार्टिंग से 12 से लेके चलता हूं कि घड़ी की सुई ये वाली है, ऐसे, ठीक है? इज इट ओके? उसने कहा ये 20 मिनट चलती है, अब ये 20 मिनट चली, अगर मैं इसको देखूं तो कहां चलेगी 20 मिनट? यहीं तो आएगी। तो उसने बोला इसने कितना एरिया तय किया, उसने कितना एरिया तय किया, यानी ये वाला जो एरिया है, ये वाला आप देख पा रहे हैं, ये उसने कितना एरिया कवर किया ये आपको बताना है। अब ये कैसे निकलेगा उसका एरिया, ये वाला जो आप देख रहे हैं, क्योंकि घड़ी की
सुई अगर 20 मिनट चलती है तो 12 से वो 4 पर पहुंच जाती है। कहीं से भी चले, यहां से कहीं से भी चले, है ना, तो कितना हुआ, दैट इज 20 आपको मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको शायद पता हो कि घड़ी की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण चलती है। अगर ये नहीं पता है तो समझ लो, उसको भी बता देता हूं कैसे चलती है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि ये मैं क्यों बोल रहा हूं। क्योंकि जब घड़ी की सुई यहां से चलकर वापस यहां पर आएगी तो 1 घंटे 60 मिनट में अपना एक चक्कर पूरा करती है, और उस एक चक्कर में वो पूरे अपनी इस धुरी पर घूमती है तो 360 डिग्री का कोण बनाती है ना, ऐसी तो करती है। तो वो 1 मिनट में कितना चलेगी, 360/60, दैट इज 6 डिग्री। तो 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है, तो वो 20 मिनट में कितना बनाएगी, आपने कहा 20 गुणा 6, यानी वो 120 डिग्री चली। अब समझने की बात देखना, पूरी घड़ी का जो एंगल था, पूरी घड़ी का जो कोण था वो 360 डिग्री है, और वो चली कितनी, 120 डिग्री। तो उसने कितना कुल पार्ट कवर कर लिया, 1/3। यानी वो इस पूरे का जो एरिया होगा, जो पूरा क्षेत्रफल होगा, वो क्षेत्रफल का 1/3 हिस्सा उसने कवर कर लिया है। ये बात समझ में आ गई सबको, 1/3 कैसे कवर किया मैंने बता दिया आपको। अब क्या करें, अगर मैं इस पूरी घड़ी का क्षेत्रफल निकालूं और उसका 1/3 हिस्सा निकाल दूं तो इसका एरिया आ जाएगा बस। तो आपको क्या समझ में आया, πr², तो पाई इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाई 21 मल्टीप्लाई बाई 21, और साथ में क्योंकि आपको सिर्फ इसका निकालना है तो इसका मैंने 3 और कर दिया नीचे, जो क्योंकि मुझे तो इसका निकालना ना, इस बार हिस्से का, पूरे का नहीं निकालना। तो 7×3 21 से 21 कट गया, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 और 4 46, तो 466 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। क्लियर है भाई, समझ में आ गई बात सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। तो सवाल अच्छा था, खूबसूरत था, इसलिए मैं इसको दोबारा पढ़ाने का मेरा मन हुआ। काफी बच्चों ने कल नहीं पढ़ा था, अभी आपको समझ में आया होगा सवाल को, अगर आएगा एग्जाम में तो आप इसको कैसे कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। अब मैं आगे बढ़ूं अगर आप कहेंगे तो। क्लियर है भाई, ओके ओके। बढ़िया, सवाल समझ में आया ना सब लोगों को, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल आपकी प्रतीक्षा में बैठा है। चलो ये रहा, एक समचतुर्भुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज को बोलते हैं रोम्बस, अंग्रेजी में लिखा होगा नीचे रोम्बस, वैसे उसका एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर का है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। The perimeter of a rhombus is 60 centimeter and one of its diagonal is 24 centimeter. What will be the area of the rhombus? Let's see what will be your right answer. खूबसूरत सवाल है ये, मेंसुरेशन के बार-बार मैं बोल रहा हूं, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। प्लीज कंसंट्रेट ऑन इट, प्लीज कंसंट्रेट ऑन दीज क्वेश्चंस, और आपको बहुत आसानी सवाल मिलेगा। नहीं 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 नहीं, मैंने आपके कमेंट को जवाब दिया है, नॉलेज अड्डा, मैंने आपके कमेंट का शायद आपने सुना नहीं, मैंने बोला 6 बजे क्लास है, वो स्पेशल नहीं है, वो प्लस है। आपने शायद सुना नहीं, ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला था 6 बजे स्पेशल क्लास नहीं, इट्स प्लस। आप प्लस पर हैं प्रिया? अगर हैं तो आई विल शेयर द लिंक विद यू। ओके, अब ये समचतुर्भुज क्या होता है। सवाल की भुजाएं बराबर, सारी भुजाएं बराबर, लेकिन कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होगा, ये मतलब होता है समचतुर्भुज का। ये मैंने आपको प्रॉपर्टी कल भी समझाई थी, फिर बता देता हूं कि समचतुर्भुज की एक परिभाषा बहुत खूबसूरत है। क्या, कि जितने भी डायगोनल होते हैं, जिसको विकर्ण बोलते हैं, ये वाले ऐसे 2 डायगोनल है ना, तो ये जो समचतुर्भुज के यानी रोम्बस के जो डायगोनल है, वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर पर जाकर के बाइसेक्ट करते हैं, है ना। ओके ओके ओके, अभी बताता हूं। ओके ओके, डोंट वरी, अभी बताता हूं। वो मैंने ध्यान नहीं किया, माफ करना, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, एक रोम्बस यानी एक समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी परपेंडिकुलर पर जाकर के वो एक दूसरे को काट देते हैं 90। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो है 90 डिग्री कोण बनेंगे, सारे 90 डिग्री कोण बनेंगे। ओके, ऐसे सब 90 डिग्री के कोण हैं, और ये विकर्ण बराबर नहीं, याद रखना,
विकर्ण हमेशा अलग अलग होते हैं। समझने की कोशिश करना सवाल को। उसने बोला इसका पेरीमीटर कितना है, इधर निकालता हूं, पेरीमीटर 60 है, यानी उसकी हर एक भुजा 60 सेंटीमीटर की है, उसकी हर एक भुजा 60 सेंटीमीटर की है। ये नहीं बोला है कभी, इस गड़बड़ कर दो कि सर 60 की सेंटीमीटर की है। मतलब क्या है, उसकी जो चारों भुजाएं हैं, ये जो भुजाएं जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इन सब का टोटल 60 है। और आप सब जानते हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला कि सारी भुजाएं इक्वल होती, सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो मतलब क्या हुआ, 4 भुजाएं हैं, उनका टोटल 60 है, तो एक भुजा कितने की हो गई, आपने का 15। तो यानी इसकी भुजा 60 मत लिख देना गलती से, दीज आर 15 15। क्लियर है, 15 15 15 की चारों भुजाएं दी हुई हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने बोला इसका एक विकर्ण 24 का है। मैंने क्या कहा था, अगर मैं AC को 24 मानता हूं तो समझने की कोशिश करना, ये दूसरा वाला विकर्ण आपस में जहां काटते हैं इसको लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यानी ये वाला भी 12 का हो गया, ये वाला भी 12 का, क्योंकि पूरा 24 का है। अब समझना, जब ये 12 का है, ये 15 का है, तो ये वाली लेंथ कितने की होगी, ये वाली जो आ रही है यहां से O से B तक की। अगर ये 15 है, ये 12, तो ये वाली कितने की, ये 15, ये 12, ये वाली कितने की। तो आपको ट्रिपलेट याद आ जाएगा तुरंत, आपकी सपनों में ट्रिपलेट आ जाएगा। अरे 8 12 15 है होता है को ट्रिपलेट 15 12 का। 8 15 17 का तो सुना होगा आपने। चलो कोई बात नहीं है, तो हम इसकी लेंथ निकालते हैं क्या होगी। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है, ट्रिपलेट में बाद में बता दूंगा, अगर आपको ट्रिपलेट समझना है, हाँ बाद में बताऊंगा ट्रिपलेट, पहले अच्छा बेसिक से ही बता रहा हूं, डोंट वरी। तो ये क्या हुआ, ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ऐसा सवाल निकला, जिसमें जो कर्ण है वो आपको दिया हुआ है, कितना है 15 का, आपको आधार पूछना है और यहां पर 12 दिया गया। अब इस सवाल का मीनिंग क्या होगा, आपने कहा सर 15 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 12 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो 15 का 225 में से 144 आपने कम कर दिया, 12 में से 4 गए 8 81, तो कितना हुआ एक्स स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू कितना है 9। ये तो हुआ बेसिक। और ट्रिपलेट का कहता है, ट्रिपलेट का मतलब होता है कि जब ऐसी तीन भुजाएं जिन भुजाओं को कैलकुलेट करने पर आपको चीजें प्राप्त हो जाएं, क्या, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। जैसे हम लिखा ना, अगर मैं 12 की बात करता हूं या 15 की बात करता हूं, तो ये वाली भुजा कैसे निकाली, आप चाहें तो ऐसे निकाल लें, नहीं तो ट्रिपलेट बेसिक क्या होते हैं मैंने दिखा भी है, 3 4 5। इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या बनती है, कर्ण बनती है। ऐसे लिखें 5 12 13, 6 8 10, 7 24 25, 8 15 17। और ये नहीं कि फिक्स ही हैं, ऐसा नहीं कि फिक्स ही होते हैं ट्रिपलेट, है ना, ये ट्रिपलेट बदल जाते हैं। जैसे अब यहां पर देखो, इस ट्रिपलेट को देखो, तो ऐसा नहीं कि 5 एक ही ट्रिपलेट में होगा, 5 के तो और भी भुजाएं बन सकती हैं। ये एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है जो क्वेश्चन में आपसे जनरली पूछ लिए जाते हैं। इज इट क्लियर, राधे राधे, कैसे हैं आप, तो बात समझ में आई। तो अब इसकी अगर भुजा मैं आपसे बोलूं कि इसकी भुजा कितनी आई, मेरे पास 9 आई है, तो 9 ये है 9 ये है, तो ये टोटल कितने का, 18 का हो गया ना भाई। अगर मैं बात करूं AC की, तो AC तो 24 था, और अगर मैं बात करूं इसकी BD की, तो BD कितना हो गया, आपने कहा 9 ये है, तो 9 ऊपर वाली 18। और शायद आपको पता हो कि अगर मैं आपसे बात करता हूं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो क्या होता है 1/2 इंटू विकर्णों की गुणा D1 मल्टीप्लाई बाई D2। याद है ना, शायद सबको याद होगा यह फॉर्मूला, D1 बाई D2, दैट इज D1 मल्टीप्लाई बाई D2 अपॉन 2। अब पहला विकर्ण कितना है, इधर कर देते हैं हम इसको। आपने कहा एक तो 18 है, एक 24 है बटे 2, ऐसे तो करोगे, हाँ जी, हो गया सवाल। अब कर दो इसको, 18 चौक 72, 18 36 और 7 43, और अगर इसको डिवाइड कर दें तो 216।
ठीक है, तो राइट ऑप्शन 432 का है लिख रहे हो भैया, ये 4 बजे चलता है डेली। राहुल जी, राहुल जी, राहुल जी, आपने बाकी तो सब सही किया है। राहुल, राहुल आपने बाकी जी 2 से भाग क्यों नहीं किया, गुणा तो कर दिया, 2 से भाग क्यों नहीं किया। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो सवाल थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, लेकिन अगर आप समझेंगे ना सही तरीके से तो आपको एक बार में आ जाएगा, याद रहेगा। तो आपको समझना क्या है, इस तरह से आपको पता होना चाहिए। जब आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होगी तो क्वेश्चन आपके इजी बन जाएंगे। ओ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। इज इट क्लियर। तो यहां से 2 को भी तो काटना पड़ेगा। वेरी गुड, एक और सवाल। अच्छा, पीछे वाले सवाल में शायद प्रॉब्लम थी कि मैंने इसको कैसे किया। देखो, जब ये पता लगा आपको कि ये वाला जो एरिया कवर कर रहे हैं, ये वाला, ये 120 डिग्री का है और पूरा कितना है, यहां से यहां तक का 360 डिग्री का है, तो इसने कितना एरिया कवर किया। आपने कहा 120 डिग्री कवर किया 360 में से, तो कितना हो गया ये 1/3। तो यानी पूरे भाग का ये 1/3 हिस्सा कवर किया है। याद रहेगा नॉलेज अड्डा आपको, क्लियर है। इसलिए हमने लिखा था 1/3। क्लियर, बात समझ में आ गई। इसलिए मैंने पूरे का एरिया निकालकर 3 से भाग कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो। यदि किसी राशि का 12%, देखो सवाल बहुत खूबसूरत है, आप देख रहे होंगे सवाल का लेवल थोड़ा सा, हाँ उत्तराखंडी था। यदि सवाल का लेवल थोड़ा अच्छा है और आप चाहेंगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया हो जाएगी। क्वेश्चन है, यदि किसी राशि का 12% वार्षिक की दर से हर 6 महीने बाद जोड़े जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का एक वर्ष का अंतर 36 रुपए हो तो वह राशि कितनी है। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। बहुत आसानी से चाहिए मुझे आंसर। किसी राशि का 12% आपके सामने है वार्षिक दर, यानी उसकी वार्षिक दर है, लेकिन याद रखना दर को हर 6 महीने बाद जोड़े जाने वाले, दर को हर 6 महीने बाद जोड़ दिया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 36 रुपए है, वह राशि कितनी है। आपके सामने ऑप्शंस लिखे हैं, ये चाहूंगा जवाब मिले, और जब ना हो तो वो बता देना, फिर मैं बैठा हूं आपके सामने। पर उससे पहले थोड़ी सी चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं दोस्तों, कि भाई यहां पर जो उसने बोला 12% वार्षिक दर और आप ब्याज ले लो 6 महीने में, तो दर आपकी छमाही होनी पड़ेगी। यानी ये दर जो 12% लिखी ना वो वार्षिक है और आप ब्याज अप्लाई कर रहे हो हर 6 महीने में, तो इसका मतलब क्या है कि दर को भी आपको आधा करना पड़ेगा, क्योंकि एक साल में 2 छमाही होती हैं। तो मतलब क्या हुआ, दर कितनी हो जाएगी 6% छमाही। याद रहेगा, क्योंकि दर जो है वो इस वर्ड को याद रखना, दर कितना 12% है, वो हर 6 महीने में, वार्षिक लिखा है भाई, और ब्याज वो जोड़ रहा है 6 महीने में, तो दर तो ज्यादा होगी ना, तो दर को 6 महीने वाली बनाएंगे ना। राहुल जी उल्टा नहीं करना, 24 क्यों करोगे। तो क्योंकि 12% वार्षिक थी, एक साल में 2 छमाही, तो 6% छमाही दर बनेगी। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब आपके सामने जिम्मेदारी है। अब देखो, अगर मैं बात करता हूं किसी राशि का 12% वार्षिक दर से 6 महीने का ब्याज, तो पहले साधारण ब्याज निकालता हूं। सभी जानते हैं साधारण ब्याज कभी नहीं बदलता, साधारण ब्याज हमेशा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल रहता है, उसमें चेंजेस नहीं आते। हाँ तभी तो, हाँ बिल्कुल सही पकड़ है राहुल आप। तो यानी हर वर्ष में उसको ब्याज देना पड़ा 6 महीने बाद, तो 6% उसको पहले 6 महीने में देना पड़ा होगा, फिर 6% उसको बाद वाले महीने में देना पड़ा होगा। टोटल 12% ब्याज भरा उसने। ये बात समझ में आ गई। एक साल में दर आधी होने पर हर 6 महीने पर जब ब्याज अप्लाई हुआ तो सिंपल इंटरेस्ट उसको 12% देना पड़ा। ये बात समझ में सबको क्लियर है भाई जो मैं बता रहा हूं। उसके बाद क्या हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं। जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना वो हमेशा बराबर नहीं होता, वो ब्याज पर भी ब्याज लग के चलता है। जैसे पहले वर्ष तो 6 माही में 6% ही रहा, लेकिन अगली 6 माही में 6% तो रहा, लेकिन साथ में क्या हुआ, इस 6 पर भी ब्याज देना पड़ा, ये वाला। ऐसी तो होता है, बात समझ में आ रही है ना। ब्याज पर ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज होता है, बात क्लियर है। तो चक्रवृद्धि ब्याज जब आपने कंपाउंड इंटरेस्ट देखा तो इनिशियल में वो 6 बराबर था, अगली बार भी 6, लेकिन ब्याज पर ब्याज को ही यानी इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट कहलाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 6 का 6% से ब्याज जोड़ लगा जो 0.36% हुआ। अब क्या हुआ, अब आपने क्या देखा, अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट का 6 और 6 12.36,
तो यानी अब सवाल क्या निकला कि राशि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, आपने कहा CI दैट इज 12.36, उसने बोला साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कितना है, आपने कहा 12%, दोनों का अंतर कितना हुआ 0.36, वो किसके बराबर है, 36 रुपए के बराबर है। यानी क्या हुआ 0.36 किसके बराबर है, 36 के बराबर। तो 100% किसके बराबर होगा, आपने कहा 36 गुणा 100 बटा 0.36, 2 जीरो से 2 जीरो बढ़ गए और 36 से कम 36, 10,000 रुपए। बात समझ में आई। तो वो धनराशि 10,000 रुपए थी। ए इज द राइट आंसर। सबको समझ में आया कैसे हुआ है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। आप इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि इससे करना, आप इसको बेसिक से भी कर सकते थे, लेकिन बेसिक से हाँ बिल्कुल 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 ऐसे भी कर सकते थे, बिल्कुल सही किया आपने आयुष, लेकिन बेसिक से आपको टाइम ज्यादा लगेगा, बेसिक से आपको समय ज्यादा खराब होगा और आपका सवाल आने में दिक्कत पैदा करेगा। तो भाई लाइक वाइक जरूर करते हैं। लाइक वाइक नहीं चल रहा है, क्या बात है, लाइक बड़ा नीचे आ रहा है। क्लियर है सबको, यस के नो, इज इट क्लियर, वेरी नाइस। तो बढ़ते हैं आगे और एक सवाल की और आपसे बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट। चलो, यदि a/3 इज इक्वल टू a/4 इज इक्वल टू, ये b है भाई, इसको b कर लेना और ये c कर लेना। यदि a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/5 हो, तो a/b/c का मान बताओ। ऑप्शन आर 3 4 5, 4 3 5, 20 24 28, 20 15 और 12। If a/3 is equal to b/4 is equal to c/5, then find out the ratio of a is to b is to c। और 19 का डी मुझे सबसे पहले आंसर दिया है किसने, ओके सबसे पहले मुझे आंसर मिला है यहां पर राहुल जी का। आप सब लोग क्या कहते हैं, ये बड़ा आसान सवाल है, चुटकियों का सवाल है और चुटकी की कीमत तो आप जानते होंगे अच्छी तरह से। डी ऑप्शन सब करें, आयुष ने भी डी ऑप्शन को बताया है। चलो देख लेते हैं, देख लेते हैं आपका जवाब डी पर क्या आता है। ओके लेट्स सी। ओके लेट्स सी। सब डी बता रहे हैं, क्या बात है, आप तो बड़े डीप स्टडी कर रहे हो आजकल, मुझे ऐसा लगता है। इतनी डीप स्टडी कैसे करते हो, चलो समझ लेते हैं। अभी शायद आपने चीजों को समझा नहीं, सभी लोग गलत जवाब दिए हैं। हाँ, यहां पर सभी क्लास चलता है, सभी सब्जेक्ट का क्लास चलता है, सीडीबी का भी चलता है, मैथ्स का भी चलता है, ईवीएस का भी चलता है, हिंदी का भी चलता है, अंग्रेजी का भी चलता है, सब क्लासेस चलते हैं। ठीक है, आप समझते हैं सवाल का मीनिंग क्या था। अगर मैं आपको बोलूं दैट इज बी दैट इज सी, a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/5, तो भैया ही नीचे नीचे रेशो लिखे हैं इनके, 3:4:5, दैट इज द राइट आंसर। पता नहीं आपने कौन से तरीके से दिया। द राइट आंसर इज 3 4 5, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। और मुझे सिर्फ ये आंसर दिया है एक व्यक्ति ने, जिनका नाम है आधुलिका ने। आप सबका जवाब गलत सिद्ध हुआ। अब देखो कैसे समझने की कोशिश करना, इतना मुश्किल नहीं था। आप पता नहीं कौन सी दुनिया में रहने लगे हैं आजकल। आपने गन का एलसीएम मारा होगा सबसे पहले, आप समझो करते कैसे, इसमें इज इक्वल टू लगा है, ये नहीं लिखा a/3 इज टू a/4 सॉरी b/4 इज टू c/5 देन a इज टू b इज टू c। अगर ऐसा होता तो मैं आपका आंसर मान लेता। ये रेशो में नहीं दिया है, ये क्या दिया है, ये अलग अलग दिया है, ये ऐसे नहीं लिखा है। दिस इज लुक लाइक दिस, a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/11। अब देखो, अगर मैं बुक से भी कराऊं आपको कि बुक में आप कैसे करते हैं, आप इसको k मान लेते हैं ऐसे, तो आप सबकी वैल्यू अलग अलग निकालते हैं। कैसे दिखाता हूं, आपने कहा a/3 इज इक्वल टू k, तो आपने कहा a इज इक्वल टू 3k। ऐसे आपने b/4 इज इक्वल टू k लिया, तो b इज इक्वल टू 4k। ऐसे आप c/5 इज इक्वल टू k लेंगे, तो c इज इक्वल टू 5k।
अब आप वैल्यू पुट करेंगे ए बी सी की, दैट इज ए रेशो बी रेशो सी, और यहां पर देखें तो क्या मिलता है, दैट इज 3k 4k 5k, 4k एंड 5k, और जब k कॉमन सबसे काट देते तो इट विल बी 3 4 5। तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, मुझे क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की। सिंपल देखो सवाल लिखा, अगर इक्वल लगाया तो इनके नीचे इनके रेशियो लिखे हैं, बस आंसर। क्लियर है, बात समझ में आ गई। हालांकि बुक में तो आप ऐसे देखेंगे, ऐसे नहीं करना, अगर इक्वल लगा तो उनके नीचे उनका रेशियो ही लिखा है। ओके बहुत बढ़िया, एक और सवाल आपके स्क्रीन पर देखते हैं, और ये रहा भैया, लाइक वाइक बड़े कंजूसी कर रहे हो आजकल, क्या बात है, लाइक करने में इतनी कंजूसी काहे करते हो भैया, पैसे की थोड़ी आती है। एक और सवाल चलो, यदि 2 to the power 2x minus y is equal to 16 है तथा 2 to the power x plus y is equal to 32 हो, तो x y का मान बताओ। if 2 is to 2 to the power x minus y is equal to 16 and 2 to the power x plus y is equal to 32, then find the value of x into y। बड़ा आसान सवाल, आप भी करो, साथ साथ में मैं आपको हिंट देता रहूंगा जिससे कि आपको बोरियत महसूस ना हो। क्वेश्चन लिखा था 2 to the power 2x minus y is equal to 16, दूसरा था 2 to the power x plus y is equal to 32। तो भाई आप तो सब जानते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं तो आपको आवश्यकता किस चीज की पड़ती है, इसके बेस बराबर करने की। क्योंकि आपने गाना तो सुना होगा, बेबी को बेस पसंद है, तो ऐसे मैं बोलता हूं, हमारे गणित में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे को बोलते हैं बेबी। सलमान खान जी ने इसलिए बोला होगा बेबी को बेस क्यों पसंद है, क्योंकि हमारे यहां बच्चों को बोलते हैं बेबी, और हम गणित पढ़ाते हैं बच्चों को, तो इन्हें हम बेबी को गणित पढ़ाते हैं, और बेबी को बेस पसंद नहीं होगा तो सवाल कैसे होगा। इसलिए बेबी को बेस पसंद शायद गाना बना होगा, क्योंकि बालक को गणित का बेस आना चाहिए, नहीं तो काम नहीं बनेगा, है ना। तो देखो अब बेस क्या कहता है, ये दोनों बेस अगर बराबर कर दूं तो मेरे नीचे वाला बेस खत्म, तो मुझे पावर से सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस तरह से तो काम है ना। ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, किसी को हो तो मुझे बता देना, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दो। ओके बढ़िया, अच्छी बात है। देखते हैं, तो हमने क्या काम किया, हम इसको पावर में तोड़ लेते हैं। इट विल बी 2 to the power 4, और ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 5। सिर्फ इसको लिख रहा हूं मैं इस बार 32 को। तो अब देखो यहां पर दोनों के बेस इक्वल हो गए, तो बेस से बेस खत्म हुआ, तो ये क्या बना, ये बना 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और ये क्या हुआ, इस बेस से जब ये बेस गया तो x प्लस 5। अब दो इक्वेशन आपके सामने आ गई, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को जोड़ दिया। अब जोड़ने पे क्या हुआ, इन दोनों कट गए, 3x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 3। तो भाई x का वैल्यू 3 आपको मिल गया। अब y का वैल्यू ढूंढना था, जब आपको पता है कि यहां पर उसने बोला है कि भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, और आपको x का वैल्यू 3 मिल गया है, तो y का वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हैं ना। तो y इज इक्वल टू कितना हुआ 2। अब x आपको पता है, y आपको, दोनों की मल्टीप्लाई करनी थी, क्योंकि उसने बोला x इंटू वाई बताओ, तो x कितना है 3, y कितना है 2, इज इक्वल टू 6। आंसर समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से एग्रीगेटेड कर दिया गया, बहुत ही खूबसूरत आंसर आपने दिया है, बहुत बढ़िया जवाब आ गया ना। सवाल भी अच्छे, आप भी अच्छे, और जवाब भी अच्छे, तो आज तो सब अच्छा अच्छा हो रहा है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल, और ये लाइक भी अच्छे अच्छे आने लगे। चलो देखते हैं, संख्याओं 76, 48, 84, 66, 70 और 64 का औसत मान बताएं। इसका औसत मान क्या होगा, 68, 64, 62, 66, इनमें से आपको बताना है इसका मान क्या होगा। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। अब देखो औसत की बहुत आसान सवाल पूछा है, बहुत देर बाद गली में आज चांद निकला, क्योंकि जब से मैं आया हूं तब से भारी भारी क्वेश्चन चल रहे हैं। अब जाकर थोड़े से क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा मजा सा हल्का सा आया है, हल्का हल्का सा है ये नशा। सवाल दे देना जल्दी से भाइयों, क्या होगा देखो समझ लो। औसत क्या होता है आप सभी जानते हैं, एवरेज। क्या होता है, टोटल सम अपॉन टोटल डिजिट।
अब टोटल सम कर दें तो यानी इन सबको जोड़ दो, यहीं लगा देता हूं प्लस का, ऐसे सबको जोड़ना है इनको ऐसे, और जोड़ के कितना आया आपने देखा 6 और 4 10, 10 और 10 20 और 8 38। हाँ जी 2 2 4 2 6, ओके तो कितना हुआ 28। 6 और 4 10 और 4 14, 14 और 6 20 और 8 28, यहां से लगे 2, 6 और 2 8 7 15 और 6 21 और 8 29 और 4 33 और 7 30, 40 बटा 6, 6 छंग 36 और 6 48। कितना आसान सवाल, जवाब ए ऑप्शन। इसको सब लोगों ने किया कि नहीं? बहुत बढ़िया, सब लोगों ने कर डाला है और बहुत सारे दोस्तों ने काम भी अच्छा किया, 2 से पहले डिवाइड कर दिया है क्योंकि 2 कॉमन था। बढ़िया, ये तो आसान सवाल था, बच्चों का सवाल था, बड़ों वाले सवाल लेते थोड़े। चलो बात करते हैं। 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका लघुत्तम समावर्त क्या है? यानी द प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स is 117, then their LCM is what? Option are 117, 9, 13 या 39। तो देखिए आपका जवाब क्या मिलता है। 2 को प्राइम नंबर से 2 सह अभाज्य संख्याएं हैं, उनकी गुणा 117 है, तो उनका लघुत्तम समावर्त क्या होगा? एलसीएम बताना है आपको। और सब लोग यहां पर 2 लोग तो टूट पड़े हैं आंसर पर, ताला भी लगा दिए उसके ऊपर अच्छी तरीके से, खूब मैनेज करके कस दी है, चाबी भी कस दी है पूरी दबा के। किसका आंसर ये होगा? ओके, आप जो बोलेंगे वही समझेंगे और देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। लेट्स सी। ओके, जवाब ए। अब देखो थोड़ी सी बात समझना और एक बार में आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको अगर मैं आपसे बोलूं तो। ओके लेट्स सी। देखिए 2 सहभाज्य है, अब कोई भी सहभाज्यों की मैं बात करूं आपसे, कोई भी सहभाज्य जिनको कोप्राइम, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में बात आती है ये सहभाज्य क्या है, ये कोप्राइम क्या है? तो कोप्राइम नंबर ऐसे 2 नंबर्स होते हैं जिनके बीच में कोई संबंध ना हो। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये संबंध? अनजाना। जो अनजाना हो यानी वहां सिर्फ कुछ कॉमन ना हो, जैसे मैंने कहा 2 और 3 दोनों आपस में सह अभाज्य संख्याएं हैं, यानी इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। मैंने कहा 8 और 13 ये दोनों संख्याएं क्या हैं? सह अभाज्य हैं को प्राइम नंबर से, क्योंकि इन दोनों में आपस में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है जो एक दूसरे को काट दे। हाँ, यह हमेशा याद रखिएगा कि 2 सह अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है। दी HCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स ऑलवेज बी 1, उन्हीं को सह अभाज्य बोलते हैं। तो अगर मैं बात बोलूं 2 और 3, तो याद रखिएगा इस बात को कैसे प्रूफ करूं, इनका एलसीएम कैसे निकालूंगा मैं? भाई इन दोनों की गुणाई तो होगी 3 दूनी 6, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? भाई कुछ कॉमन तो है नहीं, तो क्या होगा? 104। ऐसे तो करोगे है ना। मैंने कहा 5 और 7 दोनों को प्राइम नंबर है, तो इसका एलसीएम 35। तो आप यहां से क्या देख पा रहे हैं कि 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है। HCF फिक्स है, तो क्या समझ में आया? द एलसीएम ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स ऑलवेज बी देयर मल्टीपल ऑफ बोथ नंबर्स, एंड सेकेंड वन इज HCF इज ऑलवेज 1। तो क्या समझे आप? हाँ 13 9 कर सकते हैं, 13 9 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो इशू। तो क्या देखना है कि 2 सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो मतलब उन दोनों की गुणा ही। अब वो कुछ भी नंबर हो उससे नहीं पूछा आपने, वो नंबर कुछ भी हो। वैसे बता दूं इन दोनों की गुणा करोगे तो 9 और 13 ही आएगा, क्योंकि दोनों ही को प्राइम नंबर है, इन दोनों में जो को कॉमन भी नहीं है, तो उनका एलसीएम भी हमेशा उनकी गुणा होती है। तो याद रखेंगे, स्टेटमेंट को नोट कर लो क्या मैंने बताया। 2 सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उन दोनों अंकों की गुणा होती है। सेम विद प्राइम नंबर,
सेम विद प्राइम नंबर भी होता है। दो अभाज्य संख्याओं की यानी प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन ही उनका एलसीएम होता है। अगर उनका एलसीएम निकालोगे उनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो दोनों में सेम है, तो याद रखिएगा। एक और, दो संख्याओं का में से 8 है, तब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी जो उनका लघुत्तम समावर्तन नहीं हो सकती। दो संख्याओं का में से 8 है, यानी HCF of two numbers is 8, then which of the following number is such that it cannot be their least common multiple? इनमें से कौन सा लघुत्तम समावर्तक नहीं हो सकते। तो आपने कहा है बहुत अच्छे से, जवाब ABCD के रूप में आंसर है। और बहुत ही कीन सवाल है, मतलब जो आपने कॉन्सेप्चुअल स्टडी किया है ये उसके आधार पर है। और ये बहुत छोटे छोटे, अगर आपने कीन स्टडी किया तो आप आसानी से चीजों को समझ पाएंगे, अन्यथा आपको प्रॉब्लम जरूर होगी सवालों को समझने में। तो यहां पर आप जवाब देने की कोशिश पूरी जारी है। उम्मीद करता हूं आपके सवाल बहुत अच्छे से आ रहे होंगे। दैट्स वेरी नाइस। ओके, ओके ओके, कोई बात नहीं है। अब देखते हैं, सवाल को समझ लेते हैं कितना आसान था। पहली कंडीशन आप सभी जानते होंगे कि पहली संख्या मल्टीप्लाई बाय दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होती है ना। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या हमेशा उनका एलसीएफ होती इंटू एचसीएफ होती है। लेकिन शायद आप ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि जो संख्या एलसीएम एचसीएफ होती है वो, यहां तक इस पॉइंट को जो बोल रहा हूं, एचसीएफ दो नंबर का जो होता है, एक प्रॉपर्टी बता रहा हूं ध्यान समझना, वह उन दोनों नंबर और एलसीएम का भी एचसीएफ होता है। याद रखना क्या मैंने बोला, प्रॉपर्टी याद है क्या मैंने बोला, समझ लो ध्यान से। जो एचसीएफ होता है वो हमेशा ए और बी दोनों के जोड़ और एलसीएम इन दोनों का भी एचसीएफ होता है। और हमेशा याद रखिएगा एलसीएम हमेशा डिविजिबल होता है एचसीएफ से। तो अगर आप एलसीएम दो नंबर का निकाल के एचसीएफ से डिवाइड करोगे तो वो पूरा पूरा डिविजिबल होगा। इट्स ट्रू, ठीक है ना। तो आपने क्या समझा, अब यानी 8 एचसीएफ है, तो अगर आप 24 को एलसीएम मानते तो 24 तो 8 से कट जाएगा, ये तो बन सकता है। हाँ 48 में करेंगे 8 6 48 कट जाता है, 8 7 56, लेकिन 60/8 करोगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा। इसलिए ये 60 जो है वो एलसीएम नहीं बन सकता अगर जिसका में से 8 है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। हाँ ऐसे सब में कॉमन होता है। बढ़िया, क्लियर, समझ में आई बात, वेरी गुड। प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई। एक और सवाल चलो, सरल कोण कितने अंश का होता है। सिंपल एंगल, इसको आप बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, इट इज स्ट्रेट लाइन एंगल ऑल्सो। इतना आसान सवाल में कौन देगा आपको। 90 डिग्री और 180 के बीच में 90 से कम या 180 से के बराबर। ये तो बच्चों वाला सवाल था, बीच बीच में एक दो सवाल डाले जाते हैं जिससे कि आपका आनंद बना रहे। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री के कोण को खोलते हो आप समकोण। मैं इंग्लिश में भी लिख दूंगा, अभी रुक जाओ। 90 से कम को बोलते हैं न्यून कोण, है ना, ये आप सबको पता है, बहुत बढ़िया। 180 डिग्री को बोलते हैं सरल कोण, यानी इसको रिजु कोण भी बोल देते हैं, स्ट्रेट लाइन एंगल्स को बोलते हैं। इसको बोलते हैं अधिक कोण। ओके, तो 90 डिग्री की अगर हम बात करते हैं, समकोण को बोलते हैं राइट एंगल, अधिक कोण को बोलते हैं ऑब्ट्यूज, इसको बोलते हैं एक्यूट, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, बढ़िया, वेरी गुड। एक और सवाल चलो तो फिर तो 540 का 75% का 1/2/5 का 2/3 क्या है। एक सवाल है सिंप्लीफिकेशन से, दिस इज फ्रॉम सिंप्लीफिकेशन, ये सिंप्लीफिकेशन से है। तो सवाल बहुत बढ़िया है, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपका जो लेवल है क्वेश्चन का वो हर तरह का रखा गया है, छोटा बड़ा पतला मोटा सब तरह का लेवल आपके सामने दिया गया है, बस आपको जवाब देना है। ओके, तो मुझे उम्मीद है जल्दी से आप आंसर देंगे तेजी के साथ। पानी ले लेता हूं तब तक, जल्दी से करो।
ओके, माफ करना, पानी जल ही जीवन है ना, इसलिए जल लेने गया था। तो जवाब मिला है 378। ओके, ऑप्शन बता रहे, तो कितना आसान था, समझते हैं। सिंपल थ्योरी है, उसने बोला 540 का माने तो आपको पता है क्या पोर्शन होता है, तो काम 75% 75/100 कर दूं भाई, परसेंट का मतलब बटे 100 ही तो होता है। मल्टीप्लाई भाई 5 एकम 5 और 1 2 7/5 मल्टीप्लाई भाई 2 एक साथ कर लो, ज्यादा थिएटर नहीं जोड़ना कि बार बार भागे दौड़ोगे ना, एक साथ ही कर लो, टेंशन खत्म। देखो 0 से 0 कट गया, 2 पंजे 10 है ना, 5 पंजे 25 थी, 75 से 75 कट गया, तो क्या बचा, ये बच गया 54 गुना 7, तो 7 चौके 28, 7 पंजे 35 और 2 37। कितना आसान था, चुटकियों का सवाल था बाबू, चुटकियों में कर देते इसको। 25th का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग जवाब दे रहे हैं। उम्मीद है आपके जवाब इसी तरह से बढ़ते जाएंगे और सवालों के उत्तर आपके आते चले जाएंगे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ओके, बढ़े आगे, एक और सवाल की बात करते हैं और देखते हैं। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइज, और उम्मीद करता हूं ये सवाल आपके मुझे अच्छे से मिलेंगे। एक और सवाल, चलिए। यदि 135 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है, तब यह एक टेलीग्राम के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगी? फिर दो भूल गए इस दो को याद रखो, 8 9 10 12 सेकेंड। इफ ए ट्रेन ऑफ 135 meter long is moving with a speed of 54 km per hour, then it will take to cross a telegram pole. How much time will it take? क्या बात है, मेडिटेशन बहुत तेजी से। मैं इसका चित्रकारी कर देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए, आपको एक बार में समझ में आना चाहिए। यह है खंबा, यह खंबा खड़ा है यहां पर एक ऐसे, ठीक है ना। अब ये ट्रेन आ रही है इधर से छुक छुक करती हुई, स्पीड ट्रेन बना दी इसको मैंने आज। समझते रहना, सवाल आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा। ऐसे ये एक ट्रेन है, देख रहे हो आप, ये खंबा है, ये ट्रेन इसको पार कर रही है, लेकिन कंडीशन क्या है देखिएगा, समझिएगा कंडीशन क्या है। कंडीशन कुछ इस तरह की है कि इस ट्रेन की जो लेंथ है वो 135 मीटर लंबी है। ट्रेन की जो लेंथ, सारे डिब्बे उब्बे बोगी वोगी जोड़ के सब इतने हैं, और इसकी स्पीड कितनी है, एक घंटे में कितना चलती है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसकी स्पीड है। अब इस खंबे को पार निकलना, अब समझना, ये ट्रेन है, ये ट्रेन है और ये खंबा है। ये ट्रेन यहां से है ऐसे, और जब ये ऐसे निकलेगी तो इसकी लेंथ कितनी होगी, जितना अपनी दूरी को, भाई यहां से स्टार्ट हुई और यहां से बाहर निकल गई, तो जितनी इसकी लेंथ है भाई, जितनी इसकी उतना ही तो करेगी, इतना लेंथ होगा उतना ही करेगी, नहीं। तो ये लेंथ है और यहां से लेंथ लेके निकल गई ऐसे, तो ट्रेन ने कितना इसको पार करने में चला, अपनी डिस्टेंस के बराबर। क्लियर है, तो अपनी डिस्टेंस के बराबर उसने कवर किया, लेकिन यहां तो लफड़ा हो गया। और ऐसे में हम पोल की जो डिस्टेंस है, पोल की जो चौड़ाई, वो ना गणने मानते, जीरो मानते हैं। तो ऐसे में तो गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई, आपकी ट्रेन की स्पीड तो किलोमीटर में है और आपकी ट्रेन की लंबाई मीटर में है, तो उसको एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करें, हमने 54 किलोमीटर को प्रति घंटे को मिनट प्रति सेकंड में बदल दिया और इसमें 5/18 का मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 5/18। क्यों करते हैं ये मैं आपको सेशन में समझाऊंगा, क्यों करते हैं इस पर मैं एक सेशन लेने वाला हूं, तब समझाऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा। अभी तो बहुत सारा टाइम लगा देंगे समझने में। 18 3 54 15, तो अब ये 15 मीटर प्रति सेकंड चलती है, यानी ये ट्रेन या तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा चलती थी, तो मैंने मीटर में बदला, तो ट्रेन, अब इसका मतलब क्या होता है, एक घंटे में 54 किलोमीटर जाती है। अब ये क्या है, ये एक सेकंड में 15 मीटर जाती है, ठीक है ना। अब वो इस ट्रेन को पार होने में चलना पड़ेगा 135 मीटर डिस्टेंस, और स्पीड कितनी है ये तो आप तो सभी जानते हैं। अगर मैं आपको टाइम की बात करता हूं, टाइम क्या होता है, आप कहेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
अब डिस्टेंस कितनी है, 135 मीटर की है। स्पीड कितनी है, आपने कहा 15 मीटर प्रति सेकंड, मीटर से मीटर काट दो, 9 सेकेंड। दैट इज द राइट आंसर। आसान सवाल था, समझाने में थोड़ा समय लग सकता है। अभी समझ में आया सबको कैसे होता है, क्लियर है? कैसे ये ट्रेन ने टक्कर मारी, ट्रेन अच्छी सी बन गई, ऐसा लग रहा है जैसे 3D बन गई हो। ऐसी पेंटिंग तो मैं करता नहीं कभी, अच्छी लग रही है। चलो ओके, बात समझ में आ गई। आगे बढ़े, एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और आपका जवाब बहुत ही खूबसूरत था। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस। चलो बढ़ते हैं एक सवाल की ओर, चाहेंगे इसका जवाब मिले। 5 वर्ष पहले पी तथा क्यू की औसत आयु 15 वर्ष थी। अब पी और क्यू तथा आर की औसत आयु 20 वर्ष है। तदनुसार 10 वर्ष बाद आर की आयु कितनी हो जाएगी? सवाल बड़ा सिंपल, बड़ा सोभर सा, चाहूंगा आंसर मिले आपको। 5 वर्ष पहले पी तथा क्यू की औसत आयु 15 वर्ष थी। साधारण 5 साल पहले पी और क्यू की औसत आयु कितनी, पी प्लस क्यू का आयु को जोड़ो और 2 से डिवाइड करो तो 15 आना चाहिए था। तो मतलब क्या है, 5 साल पहले पी और क्यू की आयु कितनी थी, 30 साल थी। यह बात समझ में आ गई? 5 साल पहले पी और क्यू की आयु 30 वर्ष थी, लेकिन वो 5 साल थी। अब की बात कर रहे हैं, अब प्रेजेंट में पी क्यू और आर की आयु 20 वर्ष। अब समझते रहना, पी क्यू और आर इन तीनों को जोड़ा जाए तो इनकी उम्र 20 वर्ष है। तो भाई ये औसत आयु होना चाहिए था, ये औसत और लिख लेना इसमें। तो इसका मतलब बटा 3 बराबर 20, तो कितना हुआ 60। यानी पी क्यू आर की वर्तमान आयु कितनी है, 60 साल। अब याद रखना, यहां पर एक चीज को बहुत ध्यान से रखना, उसने सवाल में पूछा है पी और क्यू की आयु 30 वर्ष थी, कब, 5 साल पहले, और ये वर्तमान की आयु है। तो समझने की कोशिश करना, पी और क्यू की आज की डेट में आयु कितनी होगी। मैंने कहा 5 साल पहले पी और 2 क्यू दोनों की आयु, तो भाई 5 साल इसमें जोड़ने पड़ेंगे, अभी तो प्रेजेंट में आएंगे दोनों ये। तो यानी पी और क्यू की आयु में कितना जुड़ गया, 5 और 5 10 साल। तो पी और क्यू की प्रेजेंट एज कितनी हुई, आपने कहा 40 साल। तो पी और क्यू की प्रेजेंट एज आज के टाइम में जो उम्र है वो 40 साल है, और 5 साल पहले वो 30 साल थी। अब क्या करें, पी क्यू का वैल्यू आपको 40 मिल गया, तो 40 प्लस आर बराबर 60। तो आर कितना हुआ, 60 माइनस 40 दैट इज 20। तो आर की जो प्रेजेंट एज है वो 20 वर्ष है। प्रेजेंट की बात मैं कर रहा हूं। उसने बोला 10 वर्ष बाद कितनी थी, तो 10 और जोड़ दें, तो 30 वर्ष उनकी आयु है। ऑप्शन नंबर सी, आफ्टर 10 ईयर। क्लियर है भाई, समझ में आ गई बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी भी साहब को? किसी को भी प्रॉब्लम हो तो बता दो, मुझे तो लगता नहीं कि प्रॉब्लम कुछ होगा। आपको आसानी से समझ में आ रहा है, दैट्स वेरी नाइस। आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, दैट्स वेरी गुड। और आप इसी तरह से लगातार अपने सवालों को बढ़ाते रहें, ऐसी शानदार सवालों के साथ जुड़ते रहें मेरे साथ। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दें और सेशन को आगे भी बढ़ा दें। और आपको एक बात मैं और बता दूं कि इस सेशन में आपको मिलेंगे लगातार ऐसे प्रैक्टिस सेशन डेली 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 डेली। तो कल का भी सेशन आपके इसी समय होगा, तो आप जुड़ना ना भूलिएगा सेशन के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और घंटी बजाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जब घंटी बजेगी तभी आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलेंगे। तो बहुत बहुत अच्छा रहा आज का सेशन, बहुत बहुत शुक्रिया, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।